नमस्कार दोस्तों। हिरोशिमा व नागासाकी पर अमेरिका ने बम क्यों गिराए थे? पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला क्यों किया था? क्या कारण था इनका? जब वर्ल्ड वार टू की लड़ाई एक्सेस पावर व एलाइड पावर के बीच में लड़ी जा रही थी, तो एक्सेस पावर में जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी की तरह बहुत सारे देश शामिल थे, जबकि एलाइड पावर में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश थे। लेकिन हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मनी की नाजी सेना पूरी तरह से बिखर गई थी और जैपनीज बात करते थे ग्रेटर एशिया की, कि हम ऐसा एशिया बनाएंगे जो यूनाइटेड हो। लेकिन ये सब कहने की बात थी। ये भी जर्मन की तरह कब्जा करते थे और मुनाफा कमाते थे। सबसे पहले जापान ने नॉर्थ चाइना में मंचूरिया पर कब्जा जमाया। नॉर्थ में उनका प्लान यह था कि आगे जाकर मंगोलिया देश पर सोवियत यूनियन के कुछ देशों पर कब्जा करेंगे, और साउथ में इनका प्लान था कि वियतनाम, कंबोडिया, लाओस के जो एरियाज हैं उन एरियाज पर कब्जा करेंगे। साउथ में बात किया थी, ये जो देश हैं आज के दिन वियतनाम, कंबोडिया, ये उस वक्त फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा थे। इन्हें फ्रेंच इंडो चाइना कहकर बुलाया जाता था। अगर जापान इन पर कब्जा करने लगा तो उन्हें पहले फ्रेंच एम्पायर को हराना होगा, और सन 1940 में यह ही हुआ। उन्होंने फ्रांस के खिलाफ जंग छेड़ी और इन एरियाज पर अपना कब्जा बना लिया। लेकिन ऐसा करने से जापान अब वर्ल्ड वार टू का पार्टनरशिप बन गया। अमेरिका ने देखा कि एक तरफ हिटलर जो यूरोप में एक के बाद एक देश पर कब्जा किए जा रहा है, दूसरी तरफ एशिया में जापान भी एक के बाद एक कब्जा किए जा रहा है, सेम चीज कर रहा है। हमें यहाँ पर वर्ल्ड वार में इंटरफेस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। इन्हें रोकने के लिए क्यों ना इकोनॉमिकल कुछ एक्शन लिया जाए। तो अमेरिका कॉपर, आयरन और स्टील का बड़ा एसेंशियल रिसोर्स है, इन पर रोक लगा देते हैं। जापान को बेचने पर उम्मीद यह थी कि जापान ये देखकर शांत बैठेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। रेस्पॉन्स में अमेरिका जापान को तेल बेचना बंद कर देता है। उस जमाने में तेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स था। जापानी लोगों के लिए 80% तेल जापान का अमेरिका से ही आता था। अमेरिका ने कहा, हम एक ही शर्त पर तेल वापस देना शुरू करेंगे, जो आपने चीन के एरियाज पर अधिकार कर रखा है उन्हें छोड़ो और जर्मनी और इटली के साथ अपनी अलायंस को तोड़ो। ये करने का मतलब था कि अपने जो सपने थे जैपनीज लोगों के ग्रेटर एशिया बनने के, वह खत्म करने पड़ते। उन्होंने सोचा कि तुम बाढ़ में जाओ अमेरिका, हम कोई और रास्ता अपनाते हैं। इन्होंने देखा कि जो मलेशिया, इंडोनेशिया के एरियाज हैं, यहाँ पर तेल और बाकी के रिसोर्स अच्छे मिलते हैं। क्यों ना इन एरियाज पर अपना कब्जा जमाया जाए और तेल निकाले, फिर अमेरिका पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। इंडोनेशिया जब डच के अंडर में था और मलेशिया उस वक्त ब्रिटेन के कंट्रोल में था। ब्रिटेन और डच दोनों अमेरिका के अलायंस थे। अगर इन दोनों पर भी हमला कर देते तो इसका मतलब था कि अमेरिका हम पर हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के दोस्तों पर हमला किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि अमेरिका हम पर हमला न करे, लेकिन उसके बाद हम फिलीपींस पर कब्जा करने जाएंगे तो वहां पर अमेरिका का अधिकार है, अमेरिका की सरकार है। फिर तो अमेरिका कंपल्सरी हमला करेगा और ग्रेटर एशिया का सपना फिलीपींस के बिना कैसे पूरा होगा। अब एक ही रास्ता बचता है हमारे पास। इन केस हम इन देशों पर हमला कर दे तो अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा, और अमेरिका हमसे ताकतवर है तो उसे पहले ही साइलेंट करते हैं। हम छुपके से अमेरिका के मिलिट्री और एयरक्राफ्ट सभी को उड़ा डालते हैं। फिर अमेरिका कैसे हमला करेगा? इसी सोच के साथ 7 दिसंबर 1941 को जापान यूएसए के पर्ल हार्बर पर एक सरप्राइज अटैक करता है। 300 एयरक्राफ्ट हमला करते हैं, बम गिराते हैं, और 2 घंटे के अंदर 3000 यूएसए मिलिट्री के जवान मारे जाते हैं। कुछ ही घंटों बाद जापान एकदम से जाकर फिलीपींस पर कब्जा जमा लेता है। लेकिन इसको देखा जाए तो जापान ने किया क्या? बच्चों की तरह किया। अगर मैं फिलीपींस पर आक्रमण करता हूं
तो अमेरिका मुझे मारेगा, तो मैं अमेरिका को नहीं मार सकता, लेकिन कुछ नुकसान करके आता हूं ताकि उससे वह कंट्रोल करने में लगे रहे और मैं फिलीपींस पर आक्रमण कर लूं। जब अमेरिका शांत बैठा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह वर्ल्ड वार 2 में शामिल नहीं होगा, और इसी घटना के बाद अमेरिका वर्ल्ड वार 2 में शामिल हो जाता है। एक्सेस पावर की तरफ से इटली जर्मनी के सरेंडर किए जाने के बाद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया। एक्चुअल में बात क्या थी कि जापान को लोगों को भारी तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा था। जैपनीज एम्परर के बारे में बताया जाता था कि एम्परर भगवान का रूप होता है, जो वह कहे वह सभी जनता को करना चाहिए, जो नहीं करेगा वह देशद्रोही है। एम्परर हमेशा जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। इसी तरह यहाँ की जनता व सेना को ब्रेन वॉश किया जाता था। अमेरिका और बाकी एलाइड देश उम्मीद लगाए बैठे थे कि वार की वजह से जापान में अनएम्प्लॉयड इतनी बढ़ चुकी थी कि लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, भूखमरी बहुत ज्यादा है। शायद आम जनता अब अपने एम्परर के खिलाफ खड़ी होगी और उस प्रेशर में आकर एम्परर सरेंडर कर देंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं इन कारणों की वजह से। इसलिए अब अमेरिका सोचता है फुल स्केल इन्वेजन किया जाए जापान का। इसलिए अमेरिका प्लान करता है ऑपरेशन डाउनफॉल। अमेरिका और जापान के बीच में आखिरी बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, द बैटल ऑफ ओकिनावा। ओकिनावा जापान का एक आइलैंड है। अमेरिका सोचता है कि फिजिकली जाकर आइलैंड पर कब्जा किया जाए और कोई भी ऑप्टिकल बीच में आए तो उसे हटा दिया जाए। इसके बाद हम अपना फुल स्केल इन्वेजन करेंगे, ऑपरेशन डाउनफॉल। लेकिन ये ओकिनावा की लड़ाई अमेरिका को चौंका कर रख देती है। जापानीज लोग हार मानने को तैयार नहीं थे। हर इंसान अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। आखिरी बचा हुआ इंसान भी एंड तक लड़ रहा था। लगातार कामिकाजी अटैक देखने को मिले, सरेंडर का कोई नाम नहीं, एक के बाद एक बम। इसका मतलब था अमेरिका की फौज जापान की फौज को हराना बहुत मुश्किल काम था। इसी कारण बैटल ऑफ ओकिनावा को बल्डिस्ट बैटल कहा जाता है। एक्चुअल में अमेरिका ने यह लड़ाई जीत ली, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। 12,000 अमेरिकन सोल्जर मारे गए, 50,000 से ज्यादा इंजर्ड हो गए। दूसरी तरफ 1,25,000 जापानीज सोल्जर मारे गए। ओकिनावा आइलैंड पर 5 लाख जनसंख्या रहती थी, उसमें से 1,25,000 मार दी गई। लगभग 25% लोगों ने अपनी जान दे दी गई पूरे आइलैंड पर। यह स्टैटिक देखकर अमेरिका के मिलिट्री हेड ने सोचा कि इस तरीके से तो हमारा ऑपरेशन डाउनफॉल काम नहीं करेगा। अमेरिका और एलाइड ने सोचा कि कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा जापान को सरेंडर करवाने के लिए। इसी समय में इन्हें पता चलता है एक टॉप सीक्रेट यूएसए मिलिट्री प्रोजेक्ट के बारे में, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट सीक्रेटली काम करने लग रहे थे दुनिया का पहला एटम बम बनाने के लिए। 16 जुलाई 1945 को इस बम का परीक्षण किया जाता है न्यू मैक्सिको में एक बॉम्बिंग रेंज में, और यह परीक्षण सही निकलता है। अमेरिका यह डिसाइड करता है कि जापान को लास्ट वार्निंग दे दी जाए और बम गिराने से पहले। 26 जुलाई 1945 को पोट्सडेम डिक्लेरेशन यूएसए के प्रेसिडेंट, चाइना के प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर साथ में आते हैं और अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड करते हैं जापान से। यह वार्निंग देता है कि जापान सरेंडर नहीं करेगा तो इसका परिणाम होगा उसकी तबाही। जापानीज लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एटम बम जैसा हथियार भी रहता है दुनिया में। जापानीज एम्परर सरेंडर करने को तब राजी हो जाते जब यह कहा जाता कि वह अपनी पावर बनाए रख सके, ऑक्युपाइड टेरिटरीज उनके अंडर में रहने दी जाए। लेकिन अमेरिका अनकंडीशनल सरेंडर चाहता था। तो 29 जुलाई 1945 को जापान ने इस पोट्सडेम डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद 3 अगस्त को यूएसए के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ऑथोराइज किया कि एटम बम गिराया जाएगा जापान के ऊपर। 6 अगस्त 1945 बोइंग B-29 विमान हिरोशिमा शहर से गुजरता है। इस विमान में रखा था लिटिल बॉय एटम बम। 8:15 पर यह बम हिरोशिमा पर गिराया जाता है। बम को गिरने में लगभग 43 सेकंड लगे। जैसे ही ये जमीन पर पहुंचा तो ऐसी तबाही मची जिसे कोई देख भी नहीं सका। इस बम ने हिरोशिमा की 30% आबादी को खत्म कर दिया
और एक ही झटके में 11 वर्ग किलोमीटर एरियाज को ध्वस्त कर दिया। इतनी बड़ी घटना के बाद भी जापानीज एम्पायर ने कहा कौन सी बड़ी बात हो गई, बम ही तो गिरा है, इससे सरेंडर की तो कोई बात ही नहीं है। जापान पर बम गिरने के बाद सोवियत यूनियन ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। वीडियो में मैंने पहले आपको बता दिया था कि नॉर्थ चाइना के मंचूरिया पर जापान ने अधिकार कर रखा था। उस एरियाज पर सोवियत यूनियन ने हमला बोल दिया। हिरोशिमा पर बम गिराने के 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को अमेरिका एक और बम गिरा देता है, इस बार नागासाकी के ऊपर। सुबह के करीब 11 बजे एक और बोइंग B-29 विमान जाता है। इस बार भारी व शक्तिशाली बम था, इसका नाम फैटमैन था। इस बम से आसमान में जो मशरूम क्लाइमेट बनता है वह और भी ज्यादा बनता है। लगभग 40,000 लोग मारे जाते हैं और 6.7 वर्ग किलोमीटर एरियाज ध्वस्त हो जाता है। हालांकि यह हिरोशिमा पर गिराए गए बम से ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन इस बार नुकसान कम हुआ, क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण यह था कि यह धरती के 500 फीट ऊपर फट गया था और यहां पर ज्यादातर पहाड़ियां थी, इसलिए इसका प्रभाव कम दिखा। न्यूक्लियर बम फटने के बाद जो रेडिएशन फैलता है उससे ज्यादा नुकसान हुआ। रेडिएशन के कारण यहाँ के लोगों के डीएनए में जीन प्रभावित हो गए, जिनसे उनकी संतानों में भी विकार उत्पन्न हो गए और यह कंटिन्यूस स्टार्ट हो गया। अब काउंसिल में बैठे सदस्यों के दिमाग में यह सवाल आता है कि ऐसे तो एक एक करके अमेरिका हमारे शहरों को नष्ट कर देगा और दूसरी ओर सोवियत यूनियन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, अब क्या किया जाए। जब वोटिंग की जाती है तो काउंसिल के अंदर वोटिंग 3:3 में होती है। अब डिसीजन करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फाइनली डिसीजन एम्पायर को सौंपा जाता है। जो एम्पायर करेगा वह फाइनल डिसीजन होगा। तो अब एम्पायर ने फाइनली तौर पर सरेंडर करने को मान ही जाते हैं, लेकिन सरेंडर करने के पीछे अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए बम ही नहीं थे। असल में रीजन यह था कि सोवियत यूनियन का जापान पर हमला करना, इन्हीं कारणों से जापान ने सरेंडर किया था। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट न्यूज के साथ।